वेलकम टू बायोटेक एडवेंचर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी सिलेबस को लेकर। बायोलॉजी का सिलेबस कैसा है, बोर्ड एग्ज़ाम में इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सभी वीडियो में हर एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें आप एक अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पता कि इसकी शुरुआत कैसे करें, पढ़े कैसे, तैयारी कैसे करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो थ्योरिकली 70 नंबर का है, यहाँ लिखा भी है, और 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल का वर्क रहता है। अगर स्टूडेंट चाहेंगे तो मैं प्रैक्टिकल पर भी एक डिस्कशन वीडियो बना दूँगी। जो भी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ामिनर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है किसी भी टॉपिक पर, वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। कौन सा प्रैक्टिकल किस प्रकार से किया जाता है, एक शॉर्ट वीडियो में वो समझा दूँगी। मेरे पास कुछ वीडियोस भी पड़े हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स मैंने कराए हैं, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको प्रयोगात्मक परीक्षाओं पर भी वीडियो चाहिए। फ़िलहाल हम फोकस करते हैं थ्योरी पर, जो कि 70 नंबर की रहने वाली है। ये जो सिलेबस आपको दिया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट का, और नहीं भी है तो मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको ये समझा दूंगी जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादा समय नहीं है तो ये सब कुछ तो कवर हम नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उन पर हम डिस्कशन कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट्स। यूनिट 1 है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, जो कि 14 नंबर की आने वाली है यूनिट 1 में से। यूनिट 2 यानी कि जेनेटिक्स 18 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण 14 नंबर। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पर क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा टॉपिक है ये भी। इसके बाद इकोसिस्टम एवं पर्यावरण 14 नंबर। तो टोटल बैठेगा आपका 70 नंबर का। हम कोशिश करेंगे पूरे 70 नंबर ही लाने की इसमें। ईजी है, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप आसानी से ये नंबर ला सकते हैं। बात रहती है प्रैक्टिकल की, तो आप प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अपनी वाइवा की प्रिपरेशन कीजिए। वाइवा की प्रिपरेशन के लिए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी। आपको प्रोजेक्ट वर्क भी बनाना होता है, उस पर क्या क्वेश्चन लेने हैं, मैं आपको इन्हीं टॉपिक्स में से बता दूंगी कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, किस टॉपिक पर कौन सा नहीं बनाना चाहिए, कौन सा ईजी रहेगा। थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर देती हूँ। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आप लोग केवल वही टॉपिक लें प्रोजेक्ट में बनाने के लिए जो आपको टफ़ लग रहा है पढ़ने के लिए। सपोज़ बात करें अगर हम जेनेटिक्स में, ठीक है, मेंडेलियन लॉ की या डीएनए की, या फिर डीएनए पैकेजिंग की, या जेनेटिक कोड की, या बात करें डीएनए फिंगरप्रिंट की, यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ये शुक्राणु जनन, अंड जनन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोहरा निषेचन हो गया, निषेचक पक्ष घटनाएँ हो गई। इन टॉपिक्स पर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा, आपका एक टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर आप इसे ग्रुपिंग में भी करेंगे, सपोज़ आप 5 दोस्त हैं तो 5 टॉपिक अलग अलग ले लीजिए आप सभी लोग प्रोजेक्ट में, तो 5 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। ग्रुपिंग में आप एक दूसरे को समझाइए इसको, तो टोटल 5 टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं इसको लेकर। तो बहुत ही ईजी वे में पढ़ना है। जिनको ये लगता है कि हम एंड टाइम पर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है तो हम जल्दी कवर कर लेंगे या रट्टा मार देंगे, तो मैं आपको बता दूं, जिनको ये लगता है कि बायो थ्योरिकल सब्जेक्ट है तो ये उनकी गलत फहमी है। सबसे ज़्यादा नंबर अगर हम पीसीबी, जो लोग पीसीबी लेते हैं यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सबसे ज़्यादा जो नंबर गेन कर सकते हैं हम बायो में कर सकते हैं। तो इजी से हम चलते हैं।
अच्छे खासे नंबर हम इसमें गेन कर सकते हैं अगर हम ये सभी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है मैं आगे वीडियो में बताऊंगी उन्हें हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिट 1 यानी कि रिप्रोडक्शन की, यानी कि जनन। तो इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। सबसे पहला पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन मतलब कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्मी के बारे में, यानी कि आवृतबीजी पौधों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आपका आता है पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें यह समझना होगा बेसिक क्लियर करने के लिए कि पुष्प की संरचना क्या होती है, एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो पुष्प में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, डेवलपमेंट की क्रिया होती है, वो किस प्रकार होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परागण यानी पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन पे क्वेश्चन क्लास 10th में भी आता है कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। सभी को मालूम है पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। के अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आता है दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद की जो क्रिया होती है उसे हम निषेचन कहते हैं। अब दोहरा निषेचन आपको बेटा केवल इसी चैप्टर में यानी कि एंजियोस्पर्मी जब हम पढ़ते हैं तो यही पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है दोहरा निषेचन की, जब आप पढ़ेंगे बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही आसानी से समझ लेंगे स्टेप बाय स्टेप अगर हम डायग्राम्स के थ्रू इसको समझेंगे तो। और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है जो दोहरा निषेचन है, इस पर क्वेश्चन आता है 3 नंबर पे, कभी कभी 2 नंबर पे भी आता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे की वीडियोस में कि कॉपी कैसे लिख कर आनी है, कितने नंबर पर जो क्वेश्चन आएंगे उस पर कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है। सपोज़ आपको दोहरा निषेचन 1 नंबर पे आ जाए, अब आप उसे 1 लाइन में ख़त्म कर दें तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। दोहरा निषेचन की जो क्रिया है उसे वैसी समझाइए जैसी वो है, जैसी बुक में दी गई है, डायग्राम बनाइए उसकी। इसके बाद क्वेश्चन आता है निषेचन पश्च के घटनाओं पर। तो यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद की जो घटनाएं होते हैं, यानी कि जो भ्रूण बनता है, भ्रूणपोष बनता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्रियाएं। तो ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली 5 नंबर में पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग मार्क भी करते जाइए जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। इसके बाद बात करते हैं विशेष विधियाँ, यानी कि आपका एपोमेक्सिस, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये तीनों। कभी कभी लॉन्ग में ये तीनों ही दे दिए जाएंगे, ठीक है, तीनों ही लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ 2 नंबर में ये आपको मिलेंगे या 3 नंबर में। बहुभ्रूणता मोस्टली पूछा जाता है ये 3 नंबर या 2 नंबर में, तो ये नंबर आपको पक्के करने हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना होगा, ये विधियाँ ये मेथड्स क्या होते हैं इन्हें अच्छे से समझने होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चैप्टर 2 यानी कि मानव जनन पर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये समझने माध्यम से। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से होते हैं, क्या उनके नाम हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनके क्या क्या नाम हैं। उसके बाद वृषण यानी कि जो मेल में पाया जाता है वृषण एवं फीमेल में अंडाशय पाया जाता है, उसका हम एक टीएस स्ट्रक्चर देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार का है। ये वाला जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। इसकी स्लाइड दिखाई जाती है, दिखा जाता है कि वृषण माइक्रोस्कोप पे देखने पर कैसा दिखाई देता है, ऐसी अंडाशय कैसा दिखाई देता है। इसके बाद आता है आपका गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। युग्मक जनन में शुक्राणु जनन, जी युग्मक जनन में हम पढ़ते हैं मेल में शुक्राणु जनन और फीमेल में हम अंड जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन यानी कि oogenesis। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ इनको मार्क कर लीजिए आप। दोनों में से एक पूछा जाता है, मोस्टली अंड जनन भी पूछा जाता है, दोनों की इक्वलिटी है। और आपका शुक्राणु जनन भी पूछा जाता है, 3 नंबर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर दोनों पूछा जाएगा यानी कि पूछा जाएगा कि युग्मक जनन की क्रिया बताइए, यानी कि आपको गैमेटोजेनेसिस पूरा बताना है, यानी कि उसमें आपको शुक्राणु जनन भी बताना है और oogenesis भी बताना है। तो मेल और फीमेल दोनों में जो
गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो आपको यहाँ पर समझानी पड़ेगी। बात करते हैं मासिक चक्र की। फीमेल में जो मासिक चक्र पाया जाता है यहाँ उसी की बात हो रही है। इसके बाद आता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है ये भी आता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आता है ये। आगे बढ़ते हैं भ्रूणीय प्रबंधन यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ह्यूमन। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पर टिप्पणी आ जाती है 2 नंबर पर कि प्लेसेंटा के बारे में बताइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पर जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 को हम एक थ्योरी की तरह याद करेंगे यानी कि जनन स्वास्थ्य की आवश्यक एवं यौन संचारित रोगों की रोकथाम। इसमें किस प्रकार से जो रोग होते हैं, संचारित रोग होते हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जाती है, सब पूरा हम एक टॉपिक के रूप में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आती हैं कुछ प्रोसेस यानी कि IVF, GIFT, ZIFT। तो इन प्रोसेस पर भी इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं कभी कभी। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो GIFT पर आता है या ZIFT पर आता है। एक नंबर पे आता है इसका क्वेश्चन, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। 1 नंबर भी बहुत होता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पैरामेडिकल कोर्स में जाना है तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंडल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो भी बच्चे बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर है वो है वंशागति एवं विविधता यानी कि जेनेटिक्स। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे मेंडल के बारे में। ये चैप्टर पढ़ने का कोई वो नहीं होगा अगर आप मेंडल के बारे में ना पढ़ें। मेंडल के बारे में ज़रूर पढ़िए आप, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपूर्ण प्रविधता आता है, सहप्रविधता आता है। जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका बहुजीनी वंशागति आएगा आपका, ठीक है। क्रोमोसोम एवं जीन के बारे में पढ़ेंगे हम। लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग निर्धारण पे आप लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य का पूछ लिया जाता है, यहाँ पर पक्षी का पूछ लिया जाता है और मधुमक्खी का भी पूछ लिया जाता है। एक आपका ड्रोसोफिला भी आता है, वो भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद आती हैं कुछ वंशागति बीमारियाँ, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता पर क्वेश्चन आ जाता है आपका, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका मनुष्य के गुणसूत्रीय विकार। अभी हम इससे पहले गुणसूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, गुणसूत्र क्या होते हैं। उसके बाद गुणसूत्र से होने वाली कि गुणसूत्र में अगर ऊपर नीचे हो जाएं गुणसूत्र तो क्या डिफ़िकल्टी होती है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीन फैक्टर सिंड्रोम, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही आपके 3 नंबर में ये पूछ लिए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 पर चलते हैं। वंशागति का आणविक सिद्धांत। ये चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लास 10 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, DNA के बारे में। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज कब हुई, DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये कब सिद्ध हुआ, DNA RNA की संरचना क्या है, ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये हम क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इम्पॉर्टेंट की। तो सबसे पहले DNA एक आनुवांशिक पदार्थ क्यों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ क्यों है। DNA एवं RNA की संरचना, इसमें डिफरेंट आ जाता है कभी कभी 3 नंबर में, ठीक है। तो इसको डिटेल में कैसे लिखना है मैं ये आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके बाद अलावा DNA पैकेजिंग, पढ़ने माध्यम से DNA पैकेजिंग एक अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, बट इतना इस पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल डोग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। अनुलेखन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड क्या होता है, एंड रूपांतरण, ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पर क्वेश्चंस आते ही आते। एक इसमें आता है लैग ओपेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैग ओपेरॉन पे क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है 5 नंबर में आपका और 3 नंबर में भी। अब 5 नंबर में आए तो और 3 नंबर में आए तो डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें लिखनी है अगर नंबर चाहिए तो।
इसके बाद हमारा एक टॉपिक है, तो सबसे नीचे दिया है बट इम्पॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा टॉपिक है, प्रोजेक्ट भी अच्छा बन सकता है इस पर, और बहुत ही ईजी है समझने के माध्यम से भी, और इस पे क्वेश्चंस भी आपका आ जाता है 2 या 3 नंबर पे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाइए। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 पर जाते हैं, विकास यानी कि एवोल्यूशन। एवोल्यूशन पर टिप्पणी आ जाती है, कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, टिप्पणी के रूप में इसको याद करेंगे। जैसे कि प्राकृतिक चयनवाद को समझाइए, क्वेश्चन आ जाता है, प्राकृतिक चयनवाद के प्रकार। तो ये अलग अलग नहीं करना, ये हमें पूरा एक याद करना है इसको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आता है, हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर मार्क किया है, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 पर जाते हैं। यूनिट 3 है आपकी जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ये यूनिट बहुत ही अच्छी और एक हेल्दी यूनिट हम कहेंगे, हालांकि ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग पर है, बट ये एक अच्छा टॉपिक है जो स्टूडेंट बायो जिनको समझ में आती है बहुत अच्छे से, तो ये चैप्टर वो ज़रूर पढ़ें। इस पे 14 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें रोगजनक, उसके बाद है मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इस पे भी क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा। इस चैप्टर पे से जो मोस्टली क्वेश्चन हम देखे गए हैं वो आते हैं आपके कैंसर पर टिप्पणी लिखिए या एड्स पर टिप्पणी लिखिए, इन दोनों में से एक जरूर आएगा। 5 नंबर में आता है ये कि टिप्पणी लिखिए, कभी कभी 3 नंबर पे भी मिल जाता है। तो इसमें आपको कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे फैलता है, इसके उपचार क्या है, किस वायरस से फैलता है, इसको इन डिटेल आपको लिखना ही लिखना है। इंटरेक्टिव क्वेश्चन इतने यहाँ पे देखे नहीं गए आज तक, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अगले चैप्टर पे जाते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यहाँ पे रोल आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ये भी पढ़ने माध्यम से इसमें आपको अलग अलग तरीक़ों से बताना है। इस पे जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान बताइए। तो योगदान किस प्रकार से है, घरेलू उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादन में, ठीक है, वाहित मल उपचार में, ऊर्जा उत्पादन में क्या रोल है, जैव नियंत्रण में क्या रोल है, जैव उर्वरक में क्या रोल है। तो ये इस पर पूरी एक टिप्पणी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज इस पर क्वेश्चन टोट के भी आ जाता है। टोटने का मतलब है कि ये आ जाएगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कि औद्योगिक उत्पादन के माध्यम से बताइए, या वाहित मल उपचार के माध्यम से बताइए, ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से बताइए। इसके बाद इस पर टिप्पणी आ जाती है, जैविक उर्वरक क्या होता है। उर्वरक तो हमने पढ़ा है, तो जैव उर्वरक क्या है, ठीक है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बताया है इसमें। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन इस पर आते नहीं हैं, पर फिर भी सबसे पहले हम जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि आरडीएनए पे 3 नंबर पे आ जाता है, इस पर क्वेश्चन 2 नंबर पे भी आ जाता है। प्रोजेक्ट बनाने के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उन्हें इस टॉपिक को क्लियर समझ लें, जितनी भी यूनिट अभी नीचे तक आई हैं। इसके बाद आता है बीटी फसलें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आता ही आएगा ही आएगा। ट्रांसजेनिक जीव, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 या 3 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन आपको। इसके बाद आता है बायोप्राइसी, इस पर भी 2 नंबर पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं इकाई 5 यानी कि यूनिट 5 के। यूनिट 5 में कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, जो आते ही आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है समष्टि क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है स्पर्धा क्या होता है। ये क्वेश्चंस होता है ना, डिस्टर्बेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। हम ऊपर का तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, लास्ट की यूनिट हमेशा रहने देते हैं कि नहीं क्वेश्चन आएंगे, मगर आप देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर 14 नंबर। तो 14 नंबर अगर लेने हैं तो इसमें से कुछ टॉपिक तो पढ़ने ही होंगे, जो कि मैंने बताया आपको, समष्टि क्या होती है, स्पर्धा क्या होती है। स्पर्धा यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पिरामिड्स, जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, भार का पिरामिड क्या होता है, और ऊर्जा का पिरामिड। सिर्फ ये सब कक्षा 10 में आपको क्वेश्चन मिले होंगे ये पक्का, ठीक है। इसके बाद आता है जैव विविधता।
अब जैव विविधता यहाँ पर बहुत सारा दिया, बट इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, जैव विविधता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 5 नंबर या 3 नंबर। 5 और 3 को आप ऐसे मत समझिए कि 2 नंबर कम है, लॉन्ग लिखना ही लिखना है दोनों में। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा जैव विविधता कवर करना है। जैव विविधता क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, उससे क्षति क्या होती है, हॉटस्पॉट एरिया क्या होते हैं, ठीक है, संकर ग्रह जीव क्या होते हैं, रेड डाटा बुक क्या है, तो ये चीज़ें आपको इसमें भी कवर करनी ही करनी है। तो आज हमने डिटेल जानी है सभी यूनिट्स की, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। अगर आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको आगे भी इस पर वीडियोस मिलती रहेंगी। अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी सबसे पहले चैप्टर की पुष्प की संरचना पर, कि पुष्प की संरचना क्या होती है। इसमें हम समझेंगे इन डिटेल। उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है। स्टेप बाय स्टेप इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे भी वीडियो चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके देन, बाय।